हमारा आज का क्लास है एमएस विंडोज, ठीक है। और हम लोग एमएस विंडोज से ऑलरेडी परिचित है। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग इसके बारे में सीखे कि एमएस विंडोज एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके कई सारे वर्जन्स रिलीज किए गए हैं। इसके बारे में भी हम लोग फंडामेंटल में पूरा डिस्कशन किए थे, ठीक है। इसलिए उस पार्ट पे भी हमको डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ विंडोज, ठीक है। ये भी हम लोग को पता है क्योंकि डेमो क्लास में हम लोग जब कंप्यूटर का बेसिक हम लोग सिखा रहे थे उस समय में हम बताए होंगे तुम लोग को कि कंप्यूटर जब ओपन होता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आता है उसी का नाम होता है डेस्कटॉप विंडो, जिसके ऊपर माई कंप्यूटर या दिस पीसी रिसाइकल बिन आइकन होता है, एक माउस पॉइंटर, एक शेप होता है एरो शेप जिसको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं, टास्क बार, नीचे में एक लाइन होता है जहां पर स्टार्ट बटन वगैरह होता है उसको टास्क बार कहा जाता है। डेस्कटॉप विंडो पर जो भी शॉर्टकट्स होता है उसे आइकन कहते हैं। उसमें दो आइकन जो है वो जनरल आइकन है, लगभग हर कंप्यूटर पे होता है। माई कंप्यूटर जिसको कि विंडोज 10 में दिस पीसी के नाम से दिया गया है, और रिसाइकल बिन। ये भी पता है कि दिस पीसी का क्या काम है, उसके अंदर क्या होता है, और रिसाइकल बिन का क्या काम है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट में हम लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। विंडो, अब इसके अलावे जो भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं वो एप्लीकेशन जिस शेप के ऊपर आता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, उसी ऑब्जेक्ट का नाम है विंडो, ठीक है। जैसे अगर हम दिस पीसी को ओपन करते हैं या माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो एक विंडो खुलता है, उस विंडो का नाम होता है कंप्यूटर विंडो। इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो एक विंडो खुलेगा और, ठीक है, उस विंडो के साथ हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं जिसको हम लोग विंडो मैनिपुलेशन कहते हैं। और ये भी हमको पहले से पता है, जैसे विंडो को मैक्सिमाइज करना, विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को रीसाइज करना, रिपोजिशन करना, क्लोज करना, इन सब के बारे में हमको पता है, इसलिए कोई डिस्कस करने का भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट बटन, टास्क बार में लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है और पता होगा कि स्टार्ट बटन का काम होता है स्टार्ट मेनू या स्टार्ट स्क्रीन। एक्चुअली विंडोज 7 में केवल स्टार्ट मेनू है, लेकिन विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू के साथ साथ स्टार्ट स्क्रीन भी है, ठीक है। दोनों चीज खुलता है तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। और जब वो मेनू खुलता है तो उस मेनू में वैसे तो बहुत सारा ऑप्शन तुमको दिखाई पड़ता है, काफी बड़ा मेनू होता है, लेकिन उस मेनू में अगर देखा जाए, अभी तुम्हारे पास जो नोट दिखाई पड़ रहा है यह नोट विंडोज 7 के अनुसार है बना हुआ, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कंट्रोल पैनल। हालांकि विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल नाम का ऑप्शन तुम्हारे स्टार्ट मेनू में नहीं होगा। शट डाउन ये भी नहीं होगा, उसके बदले वहां होगा पावर, ठीक है। पावर पे जाएंगे और फिर शट डाउन मिलेगा, ठीक है ना। ऑल प्रोग्राम्स भी नहीं होगा, उसके बदले वहां होगा ऑल एप्स, ठीक है। क्या काम है कंट्रोल पैनल का, क्या काम है पता होगा तुमको, सेटिंग्स चेंज करने के लिए। तो विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल के बदले उसका नाम डायरेक्ट दे दिया गया है सेटिंग्स, ठीक है। तुम देखना जब तुम क्लिक करोगे विंडोज 10 पर स्टार्ट मेनू को, स्टार्ट बटन पे, तो जो लिस्ट खुलेगा उसमें सेटिंग्स नाम से एक ऑप्शन होगा, उसके अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं तो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल में जाके करते थे, ठीक है, डेट टाइम बदलना, लैंग्वेज चेंज करना, वॉलपेपर बदलना इत्यादि। शट डाउन, हम पहले ही बताए यहां शट डाउन का नाम पावर दिया गया है। पावर के अंदर है शट डाउन ऑप्शन जिसका काम होता है कंप्यूटर को ऑफ करना। ऑल प्रोग्राम, इसके बदले वहां पर ऑल एप्स दिया गया है। और ऑल एप्स के अंदर क्या होता है तो सारा सॉफ्टवेयर होता है, तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर तुम काम करोगे आगे चल के, वो सारा ऑप्शन कहां आएगा, ऑल एप्स के ही अंदर आएगा। सर्च बार, हालांकि सर्च बार जो है ये विंडोज 10 में टास्क बार पर ही दे दिया गया है, स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में, ठीक है। हम दिखा भी सकते हैं, ये है सर्च बार, ये है स्टार्ट बटन, ये है स्टार्ट स्क्रीन, है ना, स्टार्ट मेनू। तो इस तरह से हम लोग बेसिक कंपोनेंट को समझे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि ऑल एप्स के अंदर जो भी एप्लीकेशंस है उसमें कैसे काम करना है। तो वैसे तो बहुत सारा एप्लीकेशंस होगा, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे
एसेसरीज। विंडोज 7 में एसेसरीज नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि विंडोज 10 में विंडोज एसेसरीज के नाम से दिया गया। मतलब अगर तुम विंडोज 10 पे काम कर रहे हो तो एसेसरीज तुमको नहीं मिलेगा, उसके बदले क्या मिलेगा, विंडोज एसेसरीज। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हर विंडोज कंप्यूटर में ये ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक सॉफ्टवेयर डाला गया है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे कैलकुलेटर। मतलब अगर हमारे पास पीसी है तो हमको कैलकुलेटर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम उसी के कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये ऑल एप्स खुला हुआ है, हम इसमें विंडोज एसेसरीज को देखेंगे। विंडोज एसेसरीज, ये रहा विंडोज एसेसरीज। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर मिलेगा। अच्छा, कैलकुलेटर को विंडोज एसेसरीज से हटा दिया गया। इसमें विंडोज 10 में, विंडोज 7 में वो उसी के अंदर है, लेकिन यहां पर उसको वहां से हटा दिया गया है। तो उस पार्ट को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है पेंट, ठीक है। एक बार फिर से हम विंडोज एसेसरीज को खोलते हैं और उसमें जाकर देखते हैं पेंट, विंडोज एसेसरीज। अब इसके अंदर देखो ये पेंट है। क्या काम है इसका, तो कंप्यूटर के द्वारा पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, पेंटिंग, ड्राइंग करना, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है नोटपैड। नोटपैड का काम पहले से तुम लोग को पता होगा, राइट क्लिक न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो बनाते होगे उसमें फाइल जो बनता है वो नोटपैड वही बनता है, ठीक है। तो नोटपैड का काम होता है किसी भी अपने टेक्स्ट को टाइप करके सेव करना और फ्यूचर में उसका यूज करना, ठीक है। इसके बाद क्या ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ड पैड, ठीक है। नोटपैड में हम लोग रफली टाइप करते हैं किसी चीज को, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो बिल्कुल फॉर्मेटेड हो, बिल्कुल एक डिजाइन के साथ हो, मल्टीपल कलर के साथ हो, तो वैसे सिचुएशंस में हम एडवांस टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं जिसका नाम है वर्ड पैड। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या है हमारा, कमांड प्रॉम्प्ट। एमएस डॉस का बेसिक ऑपरेशन तुम लोग काम किए होंगे, सीएमडी टाइप करते होगे तो कमांड विंडो खुलता होगा, ठीक है ना। उसी तरह से विंडोज एसेसरीज में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये विंडोज 7 का नोट है, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज नहीं है। फिर है रन, ठीक है। रन भी ऑप्शन यहां से हटा दिया गया है विंडोज 10 से। ये जो नोट है ये विंडोज 7 के आधार पे नोट बनाया गया है। तो बेसिकली हम लोग विंडो एसेसरीज के अंदर किस किस चीज पे काम करेंगे, तो नोटपैड, वर्ड पैड और पेंट, ठीक है। इसी 3 एप्लीकेशन पे हम लोग को काम करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं नोटपैड, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। क्या है नोटपैड? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिस पर हम अपने टेक्स्ट को, अपने शब्द को, अपने वाक्य को, सेंटेंस को टाइप करके उसको फिर सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल या नोटपैड इज .txt। ये होता क्या है, फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ये समझना है। कंप्यूटर में जो भी फाइल क्रिएट होता है उसका 2 प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रॉपर्टी होता है, एक फाइल का नाम और दूसरा फाइल का टाइप। हर अलग अलग एप्लीकेशन में जो टाइप होता है उसका वो अलग अलग होता है। इसको हम एक एग्जांपल से तुमको देकर के हम समझाना चाहेंगे। जैसे हर परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबका नाम अलग अलग होता है, लेकिन उन सबका टाइटल एक होता है। जैसे लालू यादव का अगर परिवार देखा जाए तो लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, है ना। उसी प्रकार से किसी एक एप्लीकेशन में जो भी हम फाइल्स बनाते हैं उसका नाम तो अलग अलग होता है लेकिन उसका टाइप सेम होता है। और नोटपैड में क्या होता है, उसका टाइप .txt, टेक्निकल नाम है उसका फाइल एक्सटेंशन, उसका मतलब हुआ फाइल का टाइप। कोई प्रॉब्लम? अब
हम लोग नोटपैड पे काम करना चाहते हैं तो नोटपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, पहले हम लोग शॉर्टकट के द्वारा राइट क्लिक न्यू करके हम लोग बनाते थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ऑल एप्स में जाकर हम लोग कहां जाएंगे, विंडो एसेसरीज में, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए कि विंडो एसेसरीज में तुम्हारा नोटपैड नाम का टूल है, तो हम जाकर के उसको खोजेंगे और जब मिल जाएगा तो हम उसके ऊपर क्लिक करके उसको स्टार्ट। यही विंडो जो है हमारा ये नोटपैड विंडो है। अब इस नोटपैड विंडो के कंपोनेंट्स को हम समझेंगे, क्या है उसका, क्या काम है, क्या नाम है। तो सबसे ऊपर जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन का यहां से लेकर यहां तक, इस सेक्शन का नाम है टाइटल बार। किसी भी विंडो में सबसे टॉप लेवल पर टाइटल बार होता है। इसमें ये जो डायरी सामान दिखाई पड़ रहा है ये है नोटपैड का लोगो। कोई भी कंपनी का लोगो होता है तो ये नोटपैड का लोगो हुआ। उसके बगल में लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, ये है इस फाइल का नाम। क्योंकि अभी कोई फाइल हम बनाए ही नहीं है तो इसका नाम है अनटाइटल्ड। जब हम इसको बनाकर सेव कर देंगे तो इसका एक नाम होगा और वो नाम यहां पर आ जाएगा। कब? जब हम इसको किसी नाम से सेव कर देंगे तब। बगल में है नोटपैड, मतलब फाइल का एप्लीकेशन नाम। ये कौन सा एप्लीकेशन है? तो नोटपैड एप्लीकेशन है। और राइट साइड में तो पता ही होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। इसका क्या काम है पता होगा। उसके नीचे वाले सेक्शन में जो है इसको कहते हैं मेनू बार। यहां से लेके यहां तक ये मेनू बार है ना। और इस मेनू बार में जब हम किसी एक मेनू पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शंस आएगा। सेम उसी तरह से जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो हम मेनू कार्ड मांगते हैं और मेनू कार्ड में लॉट्स ऑफ, बहुत सारा ऑप्शंस होता है जिसमें से हम किसी एक ऑप्शन को या दो ऑप्शन को चूज करते हैं, है ना, कि हमको ये चीज चाहिए। उसी तरह से यहां भी मेनू में बहुत सारा ऑप्शन है और इसमें से हम किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हर ऑप्शन का अलग अलग काम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एडिट मेनू में अलग सारा ऑप्शन है, फॉर्मेट मेनू में अलग सारा ऑप्शन है, व्यू में एक ऑप्शन है, हेल्प में दो ऑप्शन है। हम लोग बारी बारी से इसके अलग अलग ऑप्शंस को पढ़ेंगे, इसका क्या काम। उसके नीचे का जो एरिया है वो हमारा टेक्स्ट एरिया है, जहां पर हम कुछ टाइप कर सकते हैं। और एक ब्लिंकिंग कर्सर जो दिखाई पड़ रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा टाइपिंग जो होगा वहीं पर होगा। मतलब अभी हम बिल्कुल स्टार्ट लाइन पर हैं और हम जब जो कुछ भी टाइप करेंगे वो वहां पर टाइप हो जाएगा। अगर हम इसको यहां पर चेंज करके यहां ले आए हैं तो अब हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो टाइप वहां होगा। मतलब कर्सर जहां है टाइप वहीं होगा। ये सब तुमको पहले भी बता दिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझने वाला कुछ चीज है। जैसे तुम यहां देखो, राइट साइड में एक ऊपर पर एरो है, एक नीचे में एरो है। इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। हालांकि अभी ये स्क्रॉल बार इनएक्टिव है, इसमें कहीं पर हम कुछ करेंगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्क्रॉल बार का काम होता है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट, फाइल का जो कंटेंट है वो अधिक हो और विंडो का साइज उससे छोटा हो, ठीक है, तो स्क्रॉल बार अपीयर होता है, जिससे कि हम अपने स्क्रॉल बार को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करके अपने कंटेंट को देख पाए। अभी हमारा सिचुएशन जस्ट उल्टा है। हमारा विंडो का साइज बड़ा है लेकिन कंटेंट सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, तो स्क्रॉल बार का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम यहां पर और भी कुछ टाइप करें, ठीक है ना, तो इस तरह से जब हम टाइप करते हुए जाएंगे, हमको बहुत सारा टाइपिंग करना पड़ेगा। अभी हम टाइप करने से बचने के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी नीचे पर पहुंच जाए। अब तुम देखो, जब ये डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ टाइप हो गया और विंडो का साइज कम पड़ने लगा, उसके कंटेंट का साइज अधिक हो गया, तब देखो ये स्क्रॉल बार तुम्हारा ये एक्टिव हो गया। अब तुम इस स्क्रॉल बार को इस तरह से ऊपर नीचे करके अपने बचे हुए कंटेंट को देख सकते हो, ठीक है। ये हुआ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। एक और चीज तुम ध्यान दिए होगे कि जब हम टाइप किए तो ये विंडो जब खत्म लास्ट हुआ तो लाइन अपने आप चेंज कर लिया,
हमने इंटर नहीं दबाया। हम ये सीखे हैं कि लाइन चेंज करने के लिए इंटर दबाया जाता है, लेकिन हमने इंटर नहीं दबाया, हम टाइप करते गए और लाइन अपने आप चेंज हो गया। इसका कारण ये है कि हमारे व्यू मेनू में, फॉर्मेट मेनू में एक ऑप्शन है वर्ड रैप। ये वर्ड रैप जब एक्टिव होगा तो अपने आप लाइन चेंज होगा जब वो विंडो का लास्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा तब। अगर हम इसको इनएक्टिव कर दें तो तुम देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार गायब हो गया है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सामने आ गया। मतलब अब जो है हम चूंकि लाइन चेंज तो किए नहीं थे तो वो सिंगल लाइन में ही टाइप होते चला गया। कोई दिक्कत? तो वर्ड रैप का क्या काम होता है? वर्ड रैप का काम होता है ऑटोमेटिक मल्टीपल लाइन को वो अपने आप एक्टिव कर देता है। ठीक है? अगर हम यहां पर जैसे लाइन चेंज हो गया तो यहां हम इंटर दबाए, लेकिन यहां जो लाइन चेंज हुआ उसमें हम इंटर नहीं दबाए, क्योंकि हम वर्ड रैप को एक्टिव किए हुए हैं इसीलिए वैसा हुआ है। हम इनएक्टिव कर देते हैं, वो लाइन वहां से चेंज नहीं होती। और वैसे स्थिति में क्योंकि विंडो के राइट साइड ज्यादा हो गया है, डाउन में नहीं ज्यादा है, राइट में ज्यादा है, तो स्क्रॉल बार जो है वो नीचे आया है, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब हम इसको यहां पर इस तरह से मूव करके अपने बचे हुए कंटेंट को, तो प्रॉब्लम। इसके बाद व्यू मेनू के अंदर एक और ऑप्शन है स्टेटस बार। अभी फिलहाल ये एक्टिव नहीं है इसलिए तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो ये स्टेटस बार हमको बताएगा कि अभी हमारा कर्सर किस लाइन पर है और किस लेटर पर है। अगर हम इस कर्सर को चेंज कर दें तो लेटर नंबर चेंज हो गया। अगर हम इस कर्सर को लाइन चेंज कर दें तो लाइन नंबर यहां चेंज हो गया। स्टेटस बार बताता है कि हम किस लाइन और किस लेटर पर अभी मेरा करंट पोजीशन क्या है। कोई प्रॉब्लम? यही है कंपोनेंट। इतना सारा कंपोनेंट है। कौन कौन? टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार एंड टेक्स्ट एरिया। क्लियर है सब कुछ? अब हमने जो कुछ भी टाइप किया है, इसका जो स्टाइल है, जो दिखने में जो इसका स्टाइलिंग है लिखने का, यहां पर 10 स्टूडेंट बैठा हुआ है, हर स्टूडेंट का लिखावट अलग अलग है। तो लिखावट अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉन्ट में, और लिखावट का टेक्निकल नाम है फॉन्ट फैमिली। ठीक है? जो यहां पर है, हम इसके लिखावट को चेंज कर देंगे। यदि हम साइज भी चेंज करना चाहते हैं तो यहां से हम इसके साइज को भी चेंज कर देंगे और हम ओके कर देंगे। इसका लिखावट और साइज चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मेट, फॉन्ट, लिखावट, साइज, ओके। फॉर्मेट, फॉन्ट, ओके सर ये क्या है? कुछ स्टाइल है, जैसे मोटा करना, अक्षर को मोटा कर देना, है ना? तो ये स्टाइल का यूज नोटपैड में बहुत अधिक नहीं है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें उसका यूज हम तुमको अच्छे से बताएंगे। तो हम लोग अभी फॉर्मेट के अंदर 3 चीज देखे। फॉन्ट फैमिली जो कि पहला ऑप्शन है जो लिखावट को बदलता है, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ फैमिली ऐसा है जिसमें स्मॉल लेटर नहीं होता है। मतलब अगर ये फैमिली तुम सेलेक्ट कर लोगे तो जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो भी कैपिटल में ही दिखाई पड़ेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का फैमिली सेलेक्टेड रहेगा मान लो, और तुम क्या करोगे? कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप करोगे। टाइप कैसा होगा? स्मॉल में या कैपिटल में? कैपिटल में ही होगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मेरा कैप्स लॉक काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड खराब हो गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा फैमिली जो है वो अलग है, वहां कैपिटल लेटर ही सपोर्ट करेगा। हम फैमिली को चेंज कर देंगे वैसे स्थिति में, और हम देखेंगे कि क्या मेरा लेटर चेंज हो रहा है या नहीं। यहां तक क्लियर है? तो फॉर्मेट के अंदर हम लोग सीख लिए क्या है। अब हम लोग एडिट में जाते हैं। ठीक है? देखो एडिट मेनू पे जब हम जाते हैं तो कुछ ऑप्शन एक्टिव है
और कुछ ऑप्शन इनएक्टिव है। कैसे समझेंगे एक्टिव है इनएक्टिव है? तो जो डीम दिख रहा है वो इनएक्टिव है, और जो बिल्कुल बोल्ड में दिखाई पड़ रहा है, ब्राइट है, वो है एक्टिव। क्यों है वो इनएक्टिव? ये इनएक्टिव क्यों है? इसीलिए है क्योंकि अभी इसका यूज हम नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो कुछ आइटम सुबह में बनता है, तो उसको तुम शाम में ऑर्डर करोगे तो वो नहीं मिलेगा। उसी तरह से मतलब है, वो काम करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा। वही उसी तरह से यहां भी है, कुछ ऑप्शन ऐसा है जो अभी काम नहीं करेगा, आगे जाके काम करेगा। ठीक है, कब करेगा दिखाते हैं। हमने एक लाइन लिखा है आईटी गुरुकुल। हम इस लाइन को 5 बार टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो 5 बार टाइप करने से बेहतर ऑप्शन है कि हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे। अब कॉपी एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब हमको कहां पेस्ट करना है? एक ही लाइन में या अलग लाइन में? अलग लाइन में करना है तो इंटर दबा के लाइन चेंज कर लेंगे, एडिट में जाएंगे और पेस्ट में जाएंगे। कॉपी पेस्ट दोनों काम किया। अब देखो एडिट में जाओ, कॉपी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कॉपी किसको करना है ये क्लियर नहीं है। हम अगर किसी चीज को उठाना चाहते हैं तो पकड़ेंगे तब तो उठाएंगे। दो समान है, किसको उठाना है? अगर उसको उठाना तो पकड़ना पड़ेगा पहले, तब तो उठाएंगे। तो पकड़ने के लिए हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एडिट में जाएंगे, देखो कॉपी ऑप्शन एक्टिव हो गया, मतलब हम सामान को पकड़ चुके हैं। अब हमको उठाना है कॉपी, अब रखना है पेस्ट। कट का क्या काम है? सेलेक्ट, एडिट, कट, मतलब वो वहां से गायब हो गया। अब हम जहां पेस्ट करेंगे वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी में उसका कॉपी उठ गया और जहां हम ले जाएंगे वहां चला जाएगा। कट में वो वहां से हट जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद कट कॉपी पेस्ट हम लोग सीख लिए। अब मान लो जहां जहां आईटी लिखा हुआ है हम वहां लिखना चाहते हैं जेटी, मतलब आई को हम जे बनाना चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे। किसको चेंज करना है? आई को। किसमें चेंज करना है? जे में। ऑल चेंज करना है या सिंगल? तो ऑल। ऑल देखो सारा आई जे होगा। तुम ये कह सकते हो कि सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये कंसेप्ट का यूज क्या है? तो इसका यूज अभी तुमको बेकार लगेगा, जेटी गुरुकुल कोई मतलब नहीं बनता है बनाने का। लेकिन हम एक एग्जांपल देके इसको समझा रहे हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट का पेपर है और गवर्नमेंट में अक्सर सरकार बदलते रहता है, मिनिस्टर चेंज होते रहता है। पेपर बन गया है और मिनिस्टर चेंज हो गया, तो उस पेपर में जहां जहां ये मेंशन है कि सीएम नीतीश कुमार, जहां जहां भी मेंशन है वो सब जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उस सब जगह खोज खोज के चेंज करेंगे तो ये काम बहुत ज्यादा टाइम लेगा और हो सकता है कहीं छूट भी जाए, मिस्टेक हमसे हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दो लालू यादव से, तो वो हर जगह उसको रिप्लेस कर देगा और हमारा सेकंड में काम हो जाएगा। अब समझ में आया इसका यूज क्या है? एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे हमने ये रिप्लेस किया लेकिन हमको ऐसा है कि नहीं, हमको नहीं करना था, मतलब हमने कुछ किया हमको नहीं करना था, अंडू। अंडू, जो कुछ भी हमने किया वो नहीं करना। मान लो कभी कभी ऐसा होता है गलती से कोई चीज डिलीट हो जाता है, जैसे हम सेलेक्ट किए, एडिट में गए, डिलीट कर दिए, गलती से डिलीट हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम तुरंत एडिट में जाएंगे, अंडू कर देंगे, आ जाएगा, चाहे वो कितना भी हो, 500 लाइन हो तो हो।
मतलब हमने जो तुरंत किया, हमको तुरंत ऐसा आभास हो गया कि नहीं ये हमको नहीं करना था, हम अंडू कर देंगे। ठीक है, हम इसमें दो चीज सिखा दिए, डिलीट कैसे करते हैं और अंडू कैसे करते हैं। ठीक है, अब फाइंड करना, जैसे अभी तो मान लो 3 ही लाइन लिखा हुआ है, हम लोग गिन सकते हैं कहां क्या है, लेकिन हमारे पास 50,000 आदमी का नंबर है, हमको उसमें खोजना है, या नाम है, हमको उसमें खोजना है कि कितना आदमी का नाम विवेक है। तो अगर काउंटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कहीं छूट जाए। इसके लिए एक टूल दिया गया है फाइंड। फाइंड में जाएंगे, जो भी हमको फाइंड करना है वो टाइप कर देंगे और फाइंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्योंकि सर यहां ऊपर वाला छोड़ दिया क्योंकि ये यहां शुरू किया। ठीक है, अब ये तुमको गिनाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, अब नहीं है। अब ऊपर वाला कैसे खोजेगा, अभी ये डाउन में खोजा, अब अप में खोजेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत ही आसानी से हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही कम समय। समझ में आया फाइंड का यूज? एडिट, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस हो गया। अब है गो टू। अभी हम लाइन नंबर 1 पर हैं, हमको लाइन नंबर 4 पर जाना है, तो हम एडिट में जाएंगे, गो टू में जाएंगे और लिखेंगे 4। ये अपने आप हमको 4 नंबर लाइन में पहुंचा देगा। तो सर आराम से तो जा सकते थे आप एरो दबा के, लेकिन अगर हमको 1000 नंबर लाइन पे जाना होता तब टाइम लगता। इसका यूज कर लेंगे। अब है सेलेक्ट ऑल। देखो सेलेक्ट ऑल हम ऐसे भी कर लिए, लेकिन अभी 3 लाइन है इसीलिए कर लिए। अगर 5000 लाइन होगा तब हम कुछ नहीं करेंगे, एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, हमारा सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे जितना भी डाटा हो। क्लियर? और लास्ट ऑप्शन है एडिट के अंदर डिलीट डेट टाइम। मतलब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में आज का डेट टाइम भी मेंशन करना चाहते हैं तो हमको टाइप करना नहीं पड़ेगा, हम केवल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सिस्टम का डेट और टाइम हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा फॉर्मेट के साथ। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से एडिट के अंदर जो भी काम था वो हम लोग सीख लिए। अब हम लोग फाइल के अंदर जाते हैं। हमने एक फाइल बनाया, अगर हमको इसका यूज नहीं है तो हम इसको सेव नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूज है तो हम सेव करेंगे। तो फाइल में जाएंगे और सेव में जाएंगे। सेव में जब हम जाएंगे तो जब हम फर्स्ट टाइम में सेव करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखो इस तरह का कोई भी विंडो को डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जैसे फाइंड वाला जो आया था, रिप्लेस वाला जो आया था, सब डायलॉग बॉक्स। ये भी डायलॉग बॉक्स है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब फाइल को सेव करना होता है तो वो क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे और यही वो मिस्टेक कर जाते हैं। हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम सेव किसी फाइल को क्यों करते हो, तो तुम बताओगे कि हम इसलिए करते हैं कि हमको उसका फ्यूचर में यूज होगा। लेकिन जब तुम्ही से हम पूछेंगे कि उस फाइल को कहां तुम सेव किया तो तुमको नहीं पता होता। जब तुमको नहीं पता है कि तुम कहां सेव किए तो तुम कैसे उसका यूज कर लोगे? खोजोगे, खोजने में तुमको हो सकता है नहीं भी मिले। हम तुमको सेव करने का एक तरीका बताते हैं जो कि तुम आज बिल्कुल गांठ बांध लोगे और इस तरीका से तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करना सब कुछ वैसे ही है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। फाइल में गए, सेव में गए, विंडो आ गया। अब इसमें फाइल का नाम लिखने से पहले हम लोग इसका लोकेशन सेट करेंगे कि इस फाइल को सेव कहां करना है, किस जगह पे। कंप्यूटर में बहुत सारा जगह है, कहां करना है। हमारे इस लैब में दिन भर में 100 लड़का लैब करता है। अगर 100 लड़का एक ही जगह पर सारा फाइल सेव करने लगे तो भी दिक्कत है। तो हमने एक रूल बनाया कि स्टूडेंट का सेव करने का एक लोकेशन होगा, हर स्टूडेंट का, और उसी लोकेशन पर वो अपना सेव करेगा फाइल, ताकि उसको जो है कहीं दूसरा कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तुमको कंप्यूटर में जाना है या दिस पीसी में। दिस पीसी में चले जाओ या माई कंप्यूटर में चले जाओ।
इसके बाद तुमको आईटी गुरुकुल नाम से एक ड्राइव होगा। हर कंप्यूटर में हम बनाते हैं आईटी गुरुकुल नाम से एक ड्राइव, मतलब इसमें तुम्हारा डाटा सेव होगा। इसके अलावे जो ड्राइव होगा उसमें तुम्हारा डाटा सेव नहीं करना है तुमको, होगा लेकिन करना नहीं है, इलीगल काम होगा वो। अगर हम देख लिए तो हम डिलीट कर देंगे। कहां करना है? आईटी गुरुकुल ड्राइव में जाना है। जैसे नहीं हुआ कि भाई मेरा घर जो है हम उसी में जाएंगे ना, किसी दूसरे के घर में चले जाएंगे तो भगा देगा हमको ना। अब हम अपने घर में तो आए हैं लेकिन हमको अपने रूम में जाना है। अब बहुत सारा रूम बना हुआ है, उसमें हमको जाना है अपने 2017 में, क्योंकि हमारा एडमिशन कब हुआ है? 2017 में हुआ। कुछ लड़का ऐसा है जो 2 साल का भी कोर्स करता है तो उसका ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है, कौन सा ईयर में जाना है? जिस ईयर में तुम्हारा एडमिशन लिया गया उसी ईयर में तुमको जाना है। इसमें जब तुम जाओगे तो इसमें तुमको अलग अलग रोल नंबर मिलेगा। तुमको अपना रोल नंबर याद होना चाहिए। या तो रोल नंबर मिल जाएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है नहीं है तो कुछ नहीं करना है, न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देना है, एक फोल्डर बन जाएगा और अपना उसमें रोल नंबर टाइप कर देना है। ये हमारा रोल नंबर हो गया। सब अपना अपना रोल नंबर बनाएंगे। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब हम अपने जगह पर पहुंच गए। बिल्कुल ये मेरा जगह है, ये इस पर किसी का अधिकार नहीं, इसमें इवन हम भी ले जाएंगे। अब हम फाइल का नाम लिखेंगे। लोकेशन सेट हो गया, फाइल का नाम लिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि फाइल नेम देने में लोग क्या करते हैं, 1 2 3 ABCD, अपना नाम, कुत्ता बिल्ली, देखो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मत दो। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर हम वैसा नाम देंगे जिससे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बाद में अगर हम 5 फाइल को सेव करके रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा किस फाइल में क्या है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा यहां पर रुक करके सोच लें कि भाई मेरा जो ये फाइल है ये कैसा फाइल है, इसमें क्या है मेरा डेटा, और उसके आधार पर अगर उसका नाम दे दे तो हमको फिर एक एक फाइल देखना नहीं पड़ेगा। हम ऊपर देखकर ही समझ जाएंगे कि इस फाइल में मेरा ये है। इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। तुम लोग अपने मोबाइल में गाना रखते हो, अगर हम गाना का नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या तुम जो गाना सुनना चाहते हो सुन पाओगे एक बार में? क्या तुमको पता है 1 नंबर में कौन गाना है? तुमको बजा बजा के देखना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या करते हो, जो गाना का बोल होता है वो बोल से तुम सेव करते हो। उससे क्या होता है कि सिर्फ ऊपर से देख करके तुम उस गाना को बजा देते हो। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो वहां अगर ऐसा सिस्टम है तो यहां फिर क्यों नहीं? तो वैसे इसका नाम क्या देंगे? क्योंकि इस फाइल का कोई मतलब नहीं है तो हम इसका नाम सैंपल देंगे। तुम लोग को हम ऐसा कहते हैं कि तुम लोग जो असाइनमेंट बनाओगे उसका सेव करने का नाम देना असाइनमेंट और उसका नंबर। जैसे पहला असाइनमेंट है तो असाइनमेंट 1, दूसरा है तो असाइनमेंट 2, तीसरा है तो असाइनमेंट 3। इससे क्या होगा कि सिर्फ असाइनमेंट के द्वारा तुमको पता चल जाएगा कौन सा नंबर में मेरा क्या है, नहीं चल जाएगा पता। तो फाइल का नाम क्या देना है? असाइनमेंट और फाइल असाइनमेंट का नंबर, 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है जहां तक जाएगा। क्योंकि अभी तुम नाम नहीं सोच पाओगे क्या नाम देना चाहिए। धीरे धीरे तुम दिमाग लगाओगे, अपने तुम्हारा सेंस बढ़ेगा और तुम सोचने लगोगे क्या नाम देना। अब देखो ये sample.txt यहां आ गया। देखो तो हम बोले थे ना कि इसका नाम अनटाइटल्ड है क्योंकि हम इसको सेव नहीं किए। हम जैसे इसको सेव करेंगे इसका नाम जिस नाम से हम बनाएंगे वो नाम हो जाएगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब तो ये चला गया, हमने सेव किया था, अब हमको निकालना है। हमको निकालने में 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। तुम देख लो, कंप्यूटर में गए, आईटी गुरुकुल में गए, 2017 में गए, अपने रोल नंबर में गए और ये मेरा फाइल रहा। क्यों? क्योंकि हमने लोकेशन सेट किया था। अगर लोकेशन सेट नहीं किया होता तो हम वो काम नहीं करते। अब इसी फाइल में हम कुछ चेंजिंग करते हैं और अब हम इसको सेव करते हैं। डायलॉग बॉक्स नहीं आया क्योंकि वो फाइल पहले से सेव था।
सेव करने से क्या हुआ, ये जो लाइन जो हम जोड़े उसको वो उसमें ऐड कर दिया। अब अगर हम क्लोज भी कर देंगे यहां पर इसको, तो ये लोहिया नगर उसमें ऐड रहेगा। लेकिन अगर हम ये करें कि बेगूसराय लिख दें, सेव बिना किए हुए अगर हम क्लोज कर दें और इसको नो कर दें, तो हम फिर से जब खोलेंगे तो बेगूसराय नहीं आएगा, क्योंकि हम सेव नहीं किए, चेंज किए लेकिन सेव नहीं किए। अब एक है क्या कि फाइल में हम चेंजिंग करना है, लेकिन इसको किसी दूसरे फाइल में सेव करना है, इसी फाइल में हमको सेव नहीं करना है, तो हम करते हैं सेव एज। जितनी बार हम सेव एज करेंगे वो उतना बार हमसे नाम पूछेगा। अब हम इसका नाम देंगे sample2 और सेव कर देंगे। कहोगे सर लोकेशन सेट नहीं किए, देखो ऊपर पे लोकेशन दिखाई पड़ता है, तुम देखो कि क्या वही लोकेशन है जो तुम्हारा लोकेशन होना चाहिए। अगर वही है तो फिर क्यों सेट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। सेव। अब हम क्लोज करेंगे, दो फाइल बनेगा, एक सैंपल और एक sample2। सैंपल के अंदर बेगूसराय नहीं होगा, sample2 के अंदर बेगूसराय होगा। सेव एज में अंतर समझ में आया, दोनों में क्या अंतर है। अब कहोगे सर ये सेव एज हम क्यों किए, हम इसको कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे चेंज करने के बाद। अब तुमको एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कंप्यूटर में एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स को बोले कि तुम लोग अपना डिटेल भरो। अगर ऐसा हो कि फॉर्म सैंपल के नाम से बना हुआ है, मान लो एग्जांपल के रूप में हम दिखाते हैं, इसमें स्टूडेंट आई अपना नाम लिखी और इसको सेव कर दी, मान लो फॉर एग्जांपल के रूप में इसको सेव कर दी। अब ये आई, ये इस नाम को मिटा दी और अपना नाम लिखी और फिर इसको सेव कर दी। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आई, इसमें अपना नाम चेंज कर दी और इसको सेव कर दी। हम पूछे कि क्या सब लोग सेव कर दिए, तो हाँ सर सेव कर दिए, ठीक है दिखाओ। तो जब तुम इसको खोलोगे तो सिर्फ चंदा का नाम दिखाई पड़ेगा, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो अपडेट होते चला गया। मिटा के हम सेव करते चले गए, लेकिन यही हम अगर ऐसा कर दें कि हम यहां पर नाम टाइप करके हम सेव एज करें और उसको एक नाम दे दें, फिर तो अब अगर हम कहेंगे कि क्या सेव हो गया, कहोगे हाँ, और हम जब कहेंगे तो काजल अपना फाइल खोल के दिखा देगी, सर देखिए मेरा डेटा है। तनुजा अपना फाइल खोल के दिखा देगी, सर मेरा देखिए मेरा डाटा है। बात समझ में आया क्या यूज है सेव और सेव एज का, कितना फर्क आता है सेव और सेव एज में। अब हमारे पास अभी इतना सारा फाइल खुला हुआ है, हम चाहते हैं तनुजा वाला फाइल खोलना। एक ऑप्शन है यहां से क्लोज करेंगे और अंदर से खोल लेंगे, दूसरा ऑप्शन है फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, तनुजा में जाएंगे, ओपन कर लेंगे। हमको क्लोज नहीं करना पड़ा, विंडो बिना क्लोज किए हुए भी हम खोल सकते हैं। न्यू का काम है एक नया डॉक्यूमेंट खोलना, न्यू डॉक्यूमेंट फ्रेश, क्लियर है। तो हम फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज बताए। प्रिंट वाला ऑप्शन हम यहां नहीं बताते हैं, क्योंकि नोटपैड में प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये रफ वर्क है, ठीक है ना। कभी भी प्रिंटिंग का काम करना हो तो नोटपैड में तुम टाइप मत करना, उसके लिए आगे हम तुमको पढ़ाएंगे वर्ड पैड, MS वर्ड, उसका यूज करोगे। रफली टाइप करना है तो तुम इसको कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है एग्जिट, मतलब इस विंडो को बंद करना। तो इस तरह से आज हम लोग नोटपैड के सारे इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, ऑपरेशन सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लैब करेंगे। तो लैब कैसे करेंगे, लैब करने का क्या तरीका होगा। तुम्हारे पास जो नोट दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है, उसमें तुमको पेज नंबर 18
नोटपैड का असाइनमेंट जो है वो ओपन करना है, खोल लेना है। इसके बाद नोटपैड स्टार्ट करके टाइप करना है, टाइप करके उसको सेव कर देना है असाइनमेंट 1 के नाम से। फिर फाइल में जाना है, न्यू खोलना है और नीचे वाला कंटेंट को टाइप करना है। नीचे वाले कंटेंट में वर्ड रैप एक्टिव रखना है, मतलब जब लाइन खत्म होगा तो लाइन अपने आप चेंज होना चाहिए। यहां ऐसा सिस्टम किया गया है। वर्ड रैप को एक्टिव रखना है। इंटर का यूज पैराग्राफ में नहीं करना है। एसटीएस के बाद तो इंटर दबाना है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं दबाना है। बीसीएसएम में दबाना है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं दबाना है, वो ऑटोमेटिक लाइन चेंज करेगा। फिर उसको सेव करना है, किस नाम से? असाइनमेंट 2 के नाम से। कहां सेव करना है? अपने फोल्डर में। तुम्हारा फोल्डर कहां होगा? 2017 में। 2017 कहां होगा? आईटी गुरुकुल ड्राइव के अंदर। आईटी गुरुकुल ड्राइव कहां होगा? दिस पीसी के अंदर। कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।